हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एक नया और एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसे हम लोग टॉर्क भी कहते हैं। जैसे आप लोगों को अब अंदाजा हो गया होगा कि अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें फोर्स कितना इंपॉर्टेंट था। तो जिस तरीके से चैप्टर नंबर 4 में तो फोर्स नहीं पढ़ा था, 5 और 6 चैप्टर में फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से इस चैप्टर में टॉर्क बेहद इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, हालांकि हम टॉर्क वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, टॉर्क ही कहेंगे बार बार, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप लोग इस चैप्टर में बेसिकली रिजिड बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं और आपने ये सीखा है कि जब रिजिड बॉडी मूव करता है तब उसके दो पॉसिबल मोशंस हो सकते हैं। या तो वो रिजिड बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में हो या फिर वो रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन में हो। रिजिड बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में इस चैप्टर से पहले के चैप्टर्स में हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन को हमने पढ़ा है और हमने ये सीखा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में होता है तब उसे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में रखने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ता है। एक ऑब्जेक्ट को प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में रखने के लिए उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें फोर्स लगाना पड़ता है, राइट। अच्छा, उसी तरीके से मन में एक सवाल उठता है कि यार अगर एक ऑब्जेक्ट को हम प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में रखने के लिए फोर्स लगाते हैं, उसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट को प्योर रोटेशनल मोशन में रखने के लिए क्या लगाना पड़ेगा। तो देखिए, रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन एक रिजिड बॉडी का आप जानते हैं कि तब होता है जब उस रिजिड बॉडी को हम किसी पॉइंट के अबाउट फिक्स करते हैं या फिर किसी एक्सिस के अबाउट फिक्स करते हैं। जनरली हमें एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन पढ़ना है और इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक रिजिड बॉडी को प्योर रोटेशनल मोशन में रखने के लिए हमें क्या अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस सवाल को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। वो एग्जांपल बहुत कॉमन है, आप सबको भी उसका आइडिया है। लेट अस टॉक अबाउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर। जो दरवाजा है उस डोर के क्लोजिंग और ओपनिंग फिनोमेना के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और वहां से हम लोग समझेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको रोटेट कराना है, प्योर रोटेशनल मोशन में रखना है, तो आपको क्या अप्लाई करने, क्या क्या चीजें अप्लाई करने की जरूरत है। देखिए, डोर जो है बच्चों, उसका एक्सिस जो फिक्स्ड है, जिस प्लेन में वो डोर आगे पीछे रोटेट करता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका एक्सिस होता है और वो एक्सिस जो है वो उस डोर के हाइंजेस के थ्रू पास करता है। जो डोर के जो हाइंजेस हैं वो फिक्स्ड होते हैं और उसी के अबाउट डोर आपका ओपन या क्लोज होता है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए आपको डोर के ऊपर एक फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या सिर्फ फोर्स लगाने से वो डोर ओपन या क्लोज हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो मेरा आपसे एक सवाल है, आप एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा कि वो डोर जिस हाइंजेस के थ्रू रोटेट करता है, जिस हाइंजेस के अबाउट, उस हाइंजेस पे जाकर और आप जरा फोर्स लगाकर उस डोर को ओपन और उस डोर को क्लोज करने की कोशिश करिएगा। आप ऑब्जर्व करें कि अगर हम हाइंजेस के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो डोर हमारा रोटेट नहीं होता है। क्लियर है? तो इसीलिए डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए आपको डोर के ऊपर फोर्स तो लगाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सिर्फ फोर्स डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि अगर आप फोर्स डोर के हाइंजेस के ऊपर लगाते हैं, यानी उस एक्सिस के ऊपर जिसके अबाउट वो डोर रोटेट करता है, अगर उस एक्सिस के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तब वो डोर ओपन या क्लोज नहीं होगा। अब ऐसा करिए कि जिस एक्सिस के अबाउट डोर आपका रोटेट करता है, जो हाइंजेस हैं, उससे डोर के दूसरे एंड की तरफ जाइए जिधर उसका हैंडल होता है और थोड़ा दूरी पर जाकर आप अब फोर्स लगाइए ओपन या क्लोज करने के लिए।
आप देखें कि अब डोर जो है वो ओपन या क्लोज होगा, लेकिन आप अपने हाथ को और थोड़ा सा हैंडल की तरफ लेकर आएंगे यानी हाइंजेस से बाहर की तरफ, तो आप देखें कि जैसे जैसे आप अपने हाथ को यानी जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हैं, जैसे जैसे आप जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हैं, अगर आप हाइंजेस से जितना दूर जाकर डोर के ऊपर फोर्स लगाएंगे, डोर को ओपन या क्लोज करने में आपको उतनी ही आसानी होगी। यानी अगर सपोज करिए कि ये हमारा डोर है बच्चों, अगर ये हमारा डोर है और यहां पर अगर हैंडल, ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से हाइंजेस हमारे प्रेजेंट होते हैं, राइट। और इसी हाइंजेस के अबाउट ये डोर जो हमारा ओपन या क्लोज होता है, ये डोर का वो एक्सिस है जो कि फिक्स होता है, ठीक है। ये डोर का वो एक्सिस है जो कि फिक्स्ड होता है, राइट। अगर आप यहां पर फोर्स लगाएंगे, अगर आप यहां पर फोर्स लगाएंगे तो उस केस में डोर आपका ओपन या क्लोज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं, सपोज करो इस पॉइंट को मैंने ए कह दिया, अगर आप बी पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं, सी पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं, डी पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं जहां पर कि मैं आपको फोर्स लगाने को कह रहा हूं। मैं ये इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको साबित करना चाहता हूं कि सिर्फ डोर के ऊपर फोर्स लगा देने से वो ओपन या क्लोज नहीं होता है। फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ए पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे तो डोर आपका ओपन नहीं होगा या क्लोज नहीं होगा, लेकिन बी पॉइंट पर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो डोर ओपन या क्लोज होगा। सी पॉइंट पर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो भी डोर ओपन या क्लोज होगा, लेकिन बी पॉइंट पर आपको जितनी मेहनत करनी पड़ी थी डोर को ओपन या क्लोज करने में, सी पॉइंट पर आपको उससे कम मेहनत करने की जरूरत है उसे ओपन या क्लोज करने के लिए। और उसी तरीके से अगर आप डी पॉइंट पर डोर को ओपन या क्लोज करते हैं तो आपको सबसे कम मेहनत करनी पड़ेगी, सबसे आसानी से आप उस डोर को डी पॉइंट से बंद या फिर खोल सकते हैं। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि बी पॉइंट की दूरी इस हाइंजेस यानी फिक्स्ड एक्सिस से कुछ है, सी पॉइंट की दूरी भी कुछ है जो कि बी पॉइंट की दूरी से ज्यादा है, और डी पॉइंट की दूरी सबसे ज्यादा है। यानी जितना आप दूर जाकर फोर्स लगाएंगे, जितना आप इस फिक्स्ड एक्सिस से दूर जाकर डोर के ऊपर फोर्स लगाएंगे, आपके फोर्स का जो इफेक्ट होगा डोर के ऊपर वो उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है बात? यानी कि डोर को ओपन करने के लिए आपको फोर्स तो लगाने की जरूरत है ही, फोर्स तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम फिक्स्ड एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम फिक्स्ड एक्सिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके साथ साथ बच्चों डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी इंपॉर्टेंट है कि आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है, आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप डी पॉइंट पर मान लीजिए फोर्स लगाते हैं, इतनी दूरी पर फोर्स लगाते हैं, लेकिन यहां पर भी अगर एक तो आप फोर्स बिल्कुल डोर को परपेंडिकुलर खोल सकते हैं, एक है कि डोर को ना आप थोड़ा हाइंजेस की तरफ ही फोर्स लगाकर खोलें, एक है इसको थोड़ा बाहर फोर्स लगाकर खोलें। तो अलग अलग एंगल पर जब आप फोर्स लगाएंगे तो अलग अलग तरीके से उसका इफेक्ट डोर के ओपनिंग या क्लोजिंग पे होगा। आप नोटिस करें कि जब आप 90 डिग्री का एंगल, यानी कि देखिए एक्सिस से डी पॉइंट की जो दूरी है उसको मैं आर वेक्टर सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, और आप फोर्स जो लगा रहे हैं वो एफ वेक्टर होगा। एफ वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 90 डिग्री एंगल लगाकर डोर को ओपन करेंगे तो डोर आसानी से ओपन होगा, सबसे आसानी से, और जैसे जैसे आप एंगल को कम या ज्यादा करते जाएंगे 90 डिग्री से, वैसे वैसे आपकी मुश्किल बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? तो ये जो इफेक्ट है, कंबाइंड इफेक्ट जो फोर्स का है, फोर्स, डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम फिक्स्ड एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इनके कंबाइंड इफेक्ट को हम लोग टॉर्क कहते हैं। इनके कंबाइंड इफेक्ट को क्या कहते हैं बच्चों? इनके कंबाइंड इफेक्ट को हम लोग टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं?
टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये टॉर्क होता क्या है। ठीक है, इसको पहले आप लोग एक बार लिख लीजिए, मैं इसको रब करके स्टार्ट करता हूं। चलिए बच्चों, टॉर्क के लिए हम लोग एक मैथमेटिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। देखिए वैसे तो टॉर्क पूरे रिजिड बॉडी के ऊपर लगता है, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग टॉर्क को सिर्फ एक पार्टिकल के लिए डिफाइन करेंगे। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग टॉर्क को सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए डिफाइन करेंगे। ठीक है, वहां पर हम लोग उसकी बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग टॉर्क जो है वो सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल के लिए फाइंड आउट करते हैं। सपोज करिए कि ये वो फिक्स्ड एक्सिस है ऑब्जेक्ट का। मान लीजिए कि ये हमारा रिजिड बॉडी है इस तरीके से, और ये उस रिजिड बॉडी का फिक्स्ड एक्सिस है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये उस रिजिड बॉडी का फिक्स्ड एक्सिस है, और ये एक्सिस मैं कह देता हूं मान लीजिए कि वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं सेंटर। इस पॉइंट को क्या मान रहे हैं बच्चों, सेंटर। तो ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस, और ये आपका बाहर की तरफ, जिसे मैं इस तरीके से शो कर रहा हूं, ये आपका हो जाएगा जेड एक्सिस। क्लियर है, हमने क्या कंसीडर किया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन, और ये एक रिजिड बॉडी है जिसका वाई एक्सिस के अलोंग फिक्स्ड एक्सिस है। इसी एक्सिस पर हमने एक पॉइंट मान रखा है ओ। अच्छा, जब ये रिजिड बॉडी आपका, अगर इसको रोटेट कराएंगे, मान लीजिए इस रिजिड बॉडी के अंदर एक पार्टिकल है पी, एक पी पॉइंट पर एक पार्टिकल प्रेजेंट है। इस पी पॉइंट पर जो पार्टिकल, जब ये रिजिड बॉडी आपका रोटेट करेगा बच्चों, तो ये पी पार्टिकल भी एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। हम जानना चाहते हैं, हमने डिस्कस किया है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट कराना है तो आपको उसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको फोर्स का डायरेक्शन देखना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और दूसरी बात एक्सिस से कितनी दूरी पर आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं ये भी देखना होगा। इन सब का जो कॉम्बिनेशन है इसे हम लोग टॉर्क कहते हैं। टॉर्क वो इफेक्ट है जो कि एक रिजिड बॉडी के ऊपर जब लगता है तब उसे वो रोटेट कराता है। ठीक है, उसे हम लोग टॉर्क कहते हैं। और मैं इस पी पार्टिकल के ऊपर, जो कि इस रिजिड बॉडी के मूव करने की वजह से ये पी पार्टिकल हमारा रोटेट करेगा, इसीलिए इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ टॉर्क लग रहा है। मैं उस टॉर्क को कैलकुलेट करना चाहता हूं, हम लोग उस टॉर्क के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए, जो पी पॉइंट पर पार्टिकल है, सबसे पहली बात तो कि ओरिजिन से इस पी पॉइंट के पार्टिकल का पोजीशन क्या है ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया है, हमने पी पॉइंट के पार्टिकल के पोजीशन को फाइंड आउट किया। मान लीजिए कि ये आर वेक्टर के बराबर है। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों, आर वेक्टर। ठीक है, और इस पी पॉइंट के पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शन में मान लीजिए कि एक फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो मैं कर रहा हूं, मैं इस आर वेक्टर को इसके खुद के पैरेलल मूव करके यहां पर लाकर रख देता हूं। ठीक है, ये हमारा आर वेक्टर है। ऑलराइट भाई, आर वेक्टर को किसी भी पोजीशन, किसी भी वेक्टर को उसे खुद के पैरेलल तो बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए शिफ्ट कर सकते हैं ना। तो इस आर वेक्टर को मैं इसे खुद के पैरेलल शिफ्ट कर दे रहा हूं कुछ इस तरीके से कि इस आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर का जो टेल है वो पी पॉइंट पर, और इस पी पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है मान लीजिए इस डायरेक्शन में, तो फोर्स वेक्टर इस डायरेक्शन में, पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में, फोर्स वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच में ये एंगल हमारा बन रहा है थीटा। कितना एंगल बन रहा है बच्चों, थीटा एंगल हमारा बन रहा है। ठीक है, मैं फोर्स वेक्टर को भी थोड़ा बड़ा दिखाता हूं। ये इतना फोर्स लग रहा है। ऑलराइट, अगर मैं इस फोर्स वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के हेड को एक दूसरे से ज्वाइन कर दूं, ठीक है, हेड को एक दूसरे से अगर हम ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस तरीके से कि मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो क्या आप लिख सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू आर साइन थीटा। होगा बच्चों, ठीक है। ऑलराइट, देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स वेक्टर को आप पीछे की तरफ शिफ्ट कर दीजिए इस तरीके से, और इसको यहां से आप ज्वाइन कर दीजिए। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना भाई, जैसे मैंने पोजीशन वेक्टर को आगे की तरफ शिफ्ट किया है
वैसे ही हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम फोर्स वेक्टर को पीछे की तरफ शिफ्ट कर दें और फिर इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दें। ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा बच्चों, और अगर ये आपका आर है, आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड आर, तो ये भी आर साइन थीटा हो जाएगा आपका। तो आप दोनों में से जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसको चूज कर सकते हो। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, ये पी पॉइंट पर जो पार्टिकल था, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर था आर वेक्टर, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर। आर वेक्टर को मैंने आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो आर वेक्टर के ऊपर आप देखिए कि जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स और इस पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है हमारा थीटा। कितना एंगल बन रहा है? थीटा। ठीक है, तो एक तो इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है, दूसरा एक्सिस से कुछ दूरी पर फोर्स लग रहा है, और तीसरा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब इसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करेगा। जो टॉर्क इसके ऊपर एक्ट करेगा वो टॉर्क हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू आर वेक्टर। ये टॉर्क हो जाएगा बच्चों आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। कितना टॉर्क लगेगा इसके ऊपर? टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, जहां आर वेक्टर उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, एफ वेक्टर उस पार्टिकल के ऊपर एक्ट करने वाला फोर्स है, और क्रॉस इसीलिए लिया क्योंकि एक एंगल डिपेंडेंस आता है, साइन थीटा आता है, जहां थीटा आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, अगर आप इसको मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं आर इंटू एफ साइन थीटा, या फिर आप इसको चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं आर साइन थीटा इंटू एफ। दोनों केस में प्रोडक्ट जो है आपका सेम आएगा। ठीक है, अच्छा एफ साइन थीटा क्या है? साइन थीटा क्या होता है बच्चों? किसी वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जैसे अगर मेरे पास एक वेक्टर है एफ वेक्टर, सपोज करिए कि मेरे पास एक वेक्टर है एफ वेक्टर, ठीक है, और ये उसका एंगल है, तो एफ वेक्टर का एक कंपोनेंट आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, और एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा एफ साइन थीटा, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। क्लियर है? यानी कि एफ परपेंडिकुलर ये इस डायरेक्शन में आएगा एफ साइन थीटा, जो कि पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। जैसे मर्जी दोनों तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाई अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये जो टॉर्क इसके ऊपर लग रहा है, इस टॉर्क का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? तो देखिए टॉर्क नोटिस करिए आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर है, यानी कि ए वेक्टर आप लिख सकते हैं, आपने देखा था ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। होने का मतलब है कि बी वेक्टर और सी वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहा है, बी वेक्टर और सी वेक्टर जिस प्लेन में लाई करता है, ए वेक्टर उसके ठीक परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर आर वेक्टर और एफ वेक्टर जिस प्लेन में लाई करेगा, टॉर्क वेक्टर जो है वो उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, और जो डायरेक्शन है इसका वो राइट हैंड स्क्रू रूल से हम लोग निकालते हैं। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वेक्टर इज फाउंड यूजिंग राइट हैंड रूल। क्या कहता है बच्चों राइट हैंड रूल? राइट हैंड रूल कहता है कि आपको करना क्या है कि आर वेक्टर और एफ वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं, उस प्लेन में आपको अपने राइट हैंड के चारों फिंगर्स को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाना है। कैसे? देखिए ये मेरा आर वेक्टर है, ये मेरा एफ वेक्टर है। मैंने पहला वेक्टर यहां पर कौन है? आर वेक्टर, दूसरा वेक्टर एफ वेक्टर है। मैंने अपना राइट हैंड लिया है, राइट हैंड के चारों फिंगर्स मेरे हैं, उसको मैंने आर वेक्टर पे लेकर रखा, और आर वेक्टर से किधर घुमाना है? एफ वेक्टर की तरफ। मैंने उसको आर से एफ वेक्टर की तरफ घुमाया। ऐसा करने पर मेरा थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ये टॉर्क वेक्टर का डायरेक्शन होगा। यानी आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर मैं कह रहा हूं टॉर्क, देखिए टॉर्क आप लोगों की तरफ लग रहा है, यानी कि ये पार्टिकल जो इस तरीके से इधर रोटेट करेगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को? इसको जो राइट हैंड रूल से हम लोग देखते हैं,
तो इस पार्टिकल पर जो टॉर्क लगेगा वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि जो यहां पर जो टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। आर वेक्टर और एफ वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं, टॉर्क उसके परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में लाई करेगा। क्लियर है बात? चलिए बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। टॉर्क क्या है? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, जिसको हम मैग्नीट्यूड में आर इंटू एफ परपेंडिकुलर या आर परपेंडिकुलर इंटू एफ लिख सकते हैं। देखिए, आर क्रॉस एफ का मतलब क्या है? या तो एफ वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट, या तो आर वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एफ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा बच्चों, देखिए अभी हमने देखा है कि जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, राइट? और मैग्नीट्यूड में हम लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। क्लियर है? अब जरा कुछ पॉसिबिलिटीज देखते हैं किस केस में टॉर्क हमारा जीरो होता है, कब मैक्सिमम होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो टॉर्क हमारा देखिए जीरो कब होगा? अगर r की वैल्यू जीरो है, अगर r की वैल्यू जीरो है तो टॉर्क हमारा जीरो होगा। देखिए यहां r की जगह जीरो रख दीजिए, टॉर्क जीरो। यानी याद करिए, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप डोर के एक्सिस पर, हाइंजेस के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वहां पर टॉर्क नहीं लगेगा, वो डोर आपका ओपन या क्लोज यानी रोटेट नहीं होगा। उसके पीछे कारण यही था कि अगर आप एक्सिस के ऊपर ही किसी पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है उसकी दूरी क्या होगी एक्सिस से? जीरो। तो जब उसका पोजीशन ही जीरो है तो आर जीरो है, कोई टॉर्क नहीं लगेगा। दूसरा, अगर आप कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, अगर आपका एफ कितना है? जीरो के बराबर, तो भी कोई टॉर्क नहीं लगेगा। यानी टॉर्क लगने के लिए आपको फोर्स लगाना जरूरी है। और तीसरी बात, अगर थीटा यानी कि पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री हुआ तो उस केस में साइन थीटा 0 हो जाएगा और टॉर्क आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ये बात तो हो गई टॉर्क 0 की। दूसरी बात, टॉर्क आपका मैक्सिमम कब होगा? टॉर्क बच्चों आपका मैक्सिमम होता है जब साइन थीटा मैक्सिमम हो। टॉर्क कब मैक्सिमम होगा? टॉर्क मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, और ये कब होगा? जब थीटा आपका 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ऑलराइट। इसके अलावा एक चीज और समझिएगा, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क क्या है बच्चों? टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों ये वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि समझने वाली बात ये है कि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी इसीलिए क्योंकि ये दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में डिफाइन हो रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है इससे रिजल्टेंट टॉर्क है और वो एक वेक्टर होगा। ठीक है, ऑलराइट। इसकी यूनिट क्या होगी? व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क? इसकी एसआई यूनिट होगी न्यूटन मीटर। व्हाट विल बी इट्स एसआई यूनिट? न्यूटन मीटर। क्या है बच्चों? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क? द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। न्यूटन और इसका मीटर। ठीक है, साइन थीटा का तो कोई यूनिट होता नहीं। ऑलराइट, उसके बाद इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ टॉर्क, इसका डायमेंशन देखिए, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2। ठीक है, ये फोर्स का डायमेंशन होगा। इसमें आपको r यानी लेंथ एक और मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाएगा L2। और ये जो डायमेंशन है m1 L2 T-2 ये टॉर्क का डायमेंशन है। लेकिन अगर आपको याद हो तो वर्क का भी यही डायमेंशन होगा। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होगा। एनर्जी का भी यही डायमेंशन है। लेकिन टॉर्क एनर्जी और वर्क से डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है। एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। वर्क, एनर्जी ये सब स्केलर क्वांटिटी है।
वहीं टॉर्क जो है ये वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? ठीक है। और मैं आपको, हाँ ठीक है, अच्छा टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, इसका मतलब जो भी वेक्टर लॉ है वो सब टॉर्क के ऊपर वैलिड होता होगा, राइट? इसका मतलब कि अगर आप फोर्स के डायरेक्शन को बदल देंगे, इन दो वेक्टर में से इस वेक्टर की बात करूं, फोर्स के डायरेक्शन को बदल दीजिए या पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन को आप बदल दीजिए, दोनों में से किसी एक वेक्टर के डायरेक्शन को अगर आप बदलेंगे तो टॉर्क आपका बदल जाएगा। देखिए कैसे, सपोज करिए कि ये आपका फोर्स वेक्टर है और ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? आर वेक्टर से एफ वेक्टर की तरफ फिंगर कर्ल कीजिए, तो थंब देखिए बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट? लेकिन अगर मैं किसी एक के डायरेक्शन को बदल दूं, सपोज करिए मैं पोजीशन वेक्टर का तो यही डायरेक्शन रखता हूं, लेकिन फोर्स के डायरेक्शन को मैं बदल दे रहा हूं, ठीक है? अब जरा हम लोग कर्ल करके देखते हैं, इनके बीच का ये एंगल थीटा बन रहा है। अब अगर मैं आर वेक्टर से एफ वेक्टर की तरफ अपने फिंगर को कर्ल करूं, तो अब मेरा फिंगर थंब जो है वो अंदर की तरफ पॉइंट करेगा, टॉर्क का डायरेक्शन इस केस में बाहर, इस केस में अंदर है, ठीक है? तो अगर मैं दोनों में से किसी एक वेक्टर के डायरेक्शन को बदलूंगा तो टॉर्क का डायरेक्शन बदल जाएगा, लेकिन दोनों वेक्टर के डायरेक्शन को बदलेंगे तो क्या होगा? तब डायरेक्शन नहीं बदलेगा, मिरर सिमेट्री जो फॉलो करता है। देखिए आर वेक्टर, फोर्स वेक्टर को मैं पलट दूं तो ये आपका इधर आ जाएगा, आर वेक्टर को भी पलट दूं तो ये ऐसे हो जाएगा। अब जरा आर वेक्टर से एफ वेक्टर तक अगर फिंगर कर्ल करें, अभी भी बाहर की तरफ है, यहां पर आर वेक्टर से एफ वेक्टर की तरफ कर्ल करें तो भी बाहर की तरफ है। देखिए पहले आर ऐसे था, अब आर को मुझे पलटना पड़ा ऐसे, पहले एफ इधर था, अब एफ को मुझे पलटना पड़ा इधर। दोनों वेक्टर को जब हम पलट देंगे तो उस केस में जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है? एक आखिरी चीज टॉर्क के बारे में आप लोग समझ लीजिए, आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ रही है। टॉर्क जीरो जब आर जीरो, एफ जीरो या थीटा जीरो 180 डिग्री, टॉर्क मैक्सिमम जब साइन थीटा मैक्सिमम यानी थीटा 90 डिग्री। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर है। टॉर्क का डायमेंशन m1 L2 T-2 है, जो कि एनर्जी या वर्क के डायमेंशन के बराबर है, लेकिन टॉर्क एनर्जी और डायमेंशन से मिलता जुलता नहीं है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और एनर्जी और वर्क स्केलर क्वांटिटी है। टॉर्क चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए जितने भी वेक्टर के लॉज हैं वो सब इस पर वैलिड होंगे। अगर आप इन दो में से किसी एक वेक्टर के डायरेक्शन को बदलेंगे, दूसरे के डायरेक्शन को सेम रखेंगे, एक को बदलेंगे तो टॉर्क का डायरेक्शन भी बदल जाएगा, लेकिन दोनों वेक्टर के डायरेक्शन को अगर रिवर्स कर देंगे तो टॉर्क का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है? अब एक आखिरी चीज, रेक्टेंगुलर फॉर्म हम लोग देखते हैं, या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। देखिए टॉर्क बच्चों हमारा होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, राइट? इसमें जो आर वेक्टर है, क्या इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्या लिख सकते हैं? और वैसे ही फोर्स वेक्टर जो है वो आपका हो जाएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, लिख सकते हैं ना? तो टॉर्क को कैसे लिखा जा सकता है? आर वेक्टर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्रॉस एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, राइट? ये टॉर्क वेक्टर हमारा है और इसको लिखना हमने सीखा था, इस तरीके से आई कैप जे कैप के कैप एक्स वाई जेड
एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, राइट। इस फॉर्म में भी आप टॉर्क वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। ये आपको करना आता है ना। आपको x कंपोनेंट चाहिए तो x वाले को छुपा दीजिए, y इंटू एफ जेड माइनस एफ वाई इंटू जेड। फिर j को करना है तो y कंपोनेंट छुपा दीजिए, x इंटू एफ जेड माइनस एफ एक्स इंटू जेड। फिर k कंपोनेंट छुपा दीजिए, x इंटू एफ वाई माइनस एफ एक्स इंटू वाई। i कंपोनेंट के आगे प्लस लगेगा, j कंपोनेंट के आगे माइनस, k कंपोनेंट के आगे फिर प्लस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो टॉर्क को भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से, टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप। ठीक है, क्योंकि ये भी तो एक वेक्टर है, इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके लिख सकते हैं इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म में। चलिए बच्चों, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया है। देखिए, आज हमने मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क के बारे में पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम लोग एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने देखा कि फोर्स का रोटेशनल एनालॉग टॉर्क है, जैसे मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स यूज करते हैं, रोटेशनल मोशन में टॉर्क, तो फोर्स का ये रोटेशनल एनालॉग हो गया। वैसे लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल एनालॉग एंगुलर मोमेंटम होता है, वो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। और फिर हम लोग एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको फाइंड करेंगे। वहां पर हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल की वजह से टॉर्क का जिक्र करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक इस टॉर्क के टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं वहां पर फिर आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, और फिर उसके आगे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे। ऑलराइट, तो ये लेक्चर बाय लेक्चर हमारा ये चलेगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बच्चों बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़िएगा। ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपका अच्छे से होना चाहिए, तब आगे के टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे। चलिए बच्चों, बाय बाय।